हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजू सर आप सभी लोग के लिए आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके क्लास 6 से लेके क्लास 9th 11th 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेशन 2026 और 27 स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। और एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि उसने क्लास 9 के एनसीईआरटी के सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव किया है। 2020 के एनईपी के अंतर्गत ये जो सिलेबस है उसके पैटर्न को बदला गया है। तो आज हम लोग इस सेशन में 2026 और 27 के सिलेबस में क्या बदला और क्यों, एक संपूर्ण विश्लेषण के रूप में एनालाइज करेंगे। ठीक है, जो कि ये जो सेशन है वो सभी छात्रों के लिए, जो भी गार्जियंस है, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, और जो बाकी जो शिक्षक हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये एक सर्वाइकल गाइड के रूप में आपको काम करेगा। ठीक है, तो पूरे लास्ट तक आपको इस सेशन को देख लेना है ताकि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं कि जो एनसीईआरटी और यूजीसी का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने एक नोटिस निकाला। ठीक है, और नोटिस निकालने के बाद से उस नोटिस में क्या लिखा, आइए हम लोग जानते हैं। नोटिस में लिखा हुआ था कि जो एनसीईआरटी के उससे ट्वीट से आया था, अलाइंड विद द विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि एनईपी 2020 के वाला है। और एनसीईआरटी इज ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट बुक्स टू मेक लर्निंग मोर रेलेवेंट, इंगेजिंग एंड फ्यूचर रेडी। ठीक है ना, इस चीज़ को बनाने के लिए उन्होंने 1 से लेके 8 तक के न्यू टेक्स्ट बुक जो अवेलेबल करवा दिए हैं उनके वेबसाइट्स पे। तो इसमें एडवाइजरी जारी किया गया है, 17 मार्च को ये एडवाइजरी जारी किया गया था। ठीक है, इसमें लिखा है एज ए फॉलो अप टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, ठीक है ना, हैज़ अंडरटेकन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्स्ट बुक अक्रॉस स्टेज and subject in alignment with the recommendation of the national curriculum framework of for school education। ठीक है ना, 2023 के अंतर्गत में ये चीज इम्प्लीमेंट की गई हैं। द न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द ग्रेड्स 1 to 8 हैव बीन डेवलप्ड एंड आर अवेलेबल इन द बोथ प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट। मतलब आपको नई बुक आपको 1 से लेके क्लास 8 तक मार्केट्स में और डिजिटल फॉर्मेट में इनके वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो न्यू टेक्स्ट बुक है ग्रेड 9 का आर अंडर डेवलपमेंट, अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर यूज फॉर द एकेडमिक सेशन 2060 26 एंड 27 ऑनवर्ड। और ऐसे ही आपको 9th का जो रिवाइज्ड जो वो है टेक्स्ट बुक है वो आपको अभी अंडर डेवलपमेंट में है। कुछ दिनों में आपको ये जो सिलेबस है, जो 9th ग्रेड का जो बुक्स है वो आपको मार्केट में रिवाइज्ड सिलेबस के अंतर्गत में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी और डिजिटल रूप में भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये जो है ग्रेड 9 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन सी एफ एस सी जो 2023 में बना था, उसके अंतर्गत हैव बीन मेड अवेलेबल ऑफ ऑफिशियल एनसीईआरटी वेबसाइट फॉर द रेफरेंस एंड फीडबैक। ठीक है ना, अभी के लिए जो है वो अभी उसमें रेफरेंस में रखा गया है और बाकी सब चीज़ें अभी अंडर प्रोसीजर में है। तो टीचर्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द pre-shooting learning of student is adequately addressed before initiating the new syllabus and textbook। क्योंकि जो भी टीचर्स हैं वो नए सिलेबस के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उनको आप इत्तला कीजिए, उनको बताइए कि क्या क्या चीज़ें बदली हुई हैं। बाकी यहाँ पर आगे लास्ट तक आपको पता चल जाएंगी कि कौन कौन चीज़ें बदली गई और क्यों बदली गई हैं। तो ठीक है, और जो द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 10 11 विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द एकेडमिक सेशन 2027 और 28 ऑनवर्ड। जो 10-11 की जो किताबें हैं वो 2027-28 के एकेडमिक सेशन में चेंज होंगे। अकॉर्डिंगली द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक फॉर 10-11 अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज शैल कंटिन्यू टू बी यूज ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2026-27। हूबहू जो 10 और 11 की जो बुक्स है वो पिछले साल में जो यूज़ हुई थी वही चीज़ें यूज़ होंगी। बाकी जो इस साल चेंज हुआ है वो क्लास 9th का चेंज हुआ है। ठीक है ना,
आइए, तो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज करके चीज़ों को समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ें जोड़ी गई, क्यों हटाई गई। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों के मानसिकता पे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, टीचर्स को किस तरह से रेडी रहना है और किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकल बेसिस पे चीज़ों को समझानी है। ज़्यादातर थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया गया है, जो नया कॉन्सेप्ट आया है। तो आइए एक एक चीज़ करके समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला कि बदलाव का मुख्य कारण है आपकी सही नई शिक्षा दृष्टि। ठीक है ना, कि हम एजुकेशन को, वैसे भी भारत जो है एक देखा जाए तो एजुकेशन में बजट में भी तो वैसे कम ही रहता है। तो एजुकेशन में एक नई इनोवेटिव एक इनोवेशन लेके आया गया है, जिसमें बच्चों को रटने से आज़ादी दी गई है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखा गया है। जो कि इसमें है कि किताबी ज्ञान की जगह पर अब आपको प्रयोगात्मक शिक्षा, जैसे कि आप फिजिक्स में ले लेंगे पुली, लिफ्ट और कार्य प्रणाली, मार्केट डिमांड, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है। हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है ना, हर एक दिशा में बच्चे जो है अपने आप को प्रूफ कर सकें। ठीक है ना, तो केवल एकेडमिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य, मुद्रा, ठीक है ना, स्वास्थ्य के बारे में, मुद्रा के बारे में, कि किस तरह का पॉस्चर होना चाहिए किसी के सामने अगर आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है तो उस समय उस बॉडी का पॉस्चर क्या होना चाहिए, कला, ठीक है, और मानसिक विकास। ठीक है, ये सब फिजिकल एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो है विज्ञान और एसएसटी को एक साथ में जोड़ने की कोशिश की गई है। भारतीय दृष्टिकोण रखा गया है, जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़ा करते थे उसको इस बार में के सिलेबस में इंडिया सेंट्रिक कर दिया गया है। जैसे कि विदेशी इतिहास को कम करके आपको भारतीय संस्कृति के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, जिसमें वैदिक काल और भारत के वैश्विक योगदान को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को। नए सिलेबस को तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, क्लास 9 का जो करिकुलम है उसमें पार्ट ए में लैंग्वेज आता है, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं आपके आसामी, गुजराती, बंगाली, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस जो हैं, और ये इसकी आधारभूत संरचना आपको समझाई जाएगी। ठीक है, पार्ट ए में। पार्ट बी में कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि विज्ञान यानी साइंस, गणित, सामाजिक विज्ञान, और ये सारे मुख्य विषय जो हैं आपको कोर एकेडमिक सेशन में मिलेंगी, जो कि पार्ट बी में रखा गया है। पार्ट सी में इसमें कहा जाए कि ये नया है, यही चीज़ को आपको इस वाले एकेडमिक सेशन में इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्यों? इसमें शारीरिक शिक्षा, जिसमें वेलबींग्स के बारे में बताया गया है, वोकेशनल्स सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है, और इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी यानी समाज में व्यक्तियों का या फिर उन बच्चों का क्या भूमिका रहने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें जोड़ी गई हैं किसमें? एसएसटी में। ठीक है ना, कुछ अंश जो है विज्ञान में जोड़ा गया यानी साइंस में जोड़ा गया है, और कुछ हिस्सा जो है एसएसटी में जोड़ा गया है। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आगे विज्ञान में क्या किया गया है? मैक्रो बदलाव किया गया, बदलाव है, और अर्थ साइंस का को एंटर किया गया है इसमें। जो हम लोग ट्रेडिशनल विज्ञान पढ़ते हैं, कहा जाए कि जो भी ट्रेडिशनल जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, आज से 10-12 साल, 15 साल से जो भी जैसे पढ़ा जा रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। इस बार के जो भी बुक्स है उस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना, पार्ट सी में जैसे कि पार्ट सी का क्या प्रभाव है, जैसे अभी अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि पार्ट सी जो है आपका न्यू पार्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें मस्कुलर सिस्टम, सही पॉस्चर और न्यूट्रिशन को सीधे बायोलॉजी में जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, ये सारे चैप्टर जो टॉपिक्स हैं वो बायोलॉजी में सीधे रूप से जुड़ा है। फिर नया विषय है आपका अर्थ साइंस। अर्थ साइंस इसलिए है क्योंकि हमारे पृथ्वी को, सबसे पहले हम अपने पृथ्वी को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो है बायोलॉजी का कहा जाए कि बचपन में जैसे हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते थे, ईवीएस, ये इसका हाई लेवल है। ठीक है ना, इसका मुख्य क्या है कि पृथ्वी के सिस्टम को हम समझ पाएं, बच्चों को समझा पाए, बच्चे समझ पाएं कि पृथ्वी किस तरह से काम करती है, कार्बन और ऑक्सीजन का चक्र कैसे
काम करता है पृथ्वी पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, और सूर्य का रेडिएशन क्या होता है। क्योंकि आप हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में हम लोग सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बच्चे जान पाए, ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए बच्चे, तो इसलिए इस सब चीज़ों को नाइन्थ में जोड़ा गया है। पहले ये 11वीं और 12वीं में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसको नाइन्थ में क्लास में जोड़ दिया गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिलेबस का मॉडिफिकेशन किस तरह किया गया है। तो हटाया गया है ग्रेविटेशन को, अब आप सीधे ही 11वीं में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। फिजिक्स में केवल 4 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में 3 है। तो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे आप, जिसमें वर्क नया जोड़ा गया है, वर्क एंड एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, ठीक है ना, जिसमें पुली, लिफ्ट आदि इसका प्रैक्टिकल ज्ञान आप लोग लेंगे। केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये आप 6th और 7th में पढ़ चुके होते हैं। जोड़ा गया है सेपरेटिंग टेक्निक्स, जो है वापस लाई गई है। जैसे केमिकल, कोई भी केमिकल है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, उसमें कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो कोई भी चीज़, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज जो कि 10th में पढ़ाई जाती थी, अब उसको आप 9th में ही पढ़ोगे, क्योंकि आपका बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। फिजिक्स में क्योंकि थ्योरी कम कर दिया गया है, इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा दिया गया है, ताकि बच्चे इससे ज़्यादा आउटपुट निकाल सके। बुनियादी कॉन्सेप्ट को हटा करके, केमिस्ट्री में बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया गया है, क्योंकि आप ये बेसिकली वो बच्चा 6th और 7th में पढ़ चुका होता है, तो उसको हमेशा से बार बार वही एक चीज़ को पढ़ाया जाने से अच्छा है कि उसके बुनियादी कॉन्सेप्ट को जब वो लोअर क्लासेस में कंप्लीट कर चुका है, तो 9th में उसको सीधे सीधे एडवांस केमिकल से परिचित कराया जाए, ठीक है। इससे इस पर फोकस किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जोड़ी गई और हटाई गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छे से समझते हैं इसको। बायोलॉजी की जो नई चुनौतियां हैं और पुराने अध्यायों को वापस लाया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या किया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कुछ साल पहले इसको हटा दिया गया था, फिर अब ये वापस आया है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होने वाला है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है ना, और उनकी हर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इस डाइवर्सिटी को हमें समझना होगा, बच्चे किस तरह से इसको वो लेते हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना होगा, लेकिन आप इजीली समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप डरने की बात नहीं है। आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी और बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और कहा जाए कि सेल बायोलॉजी, इसमें सेल बायोलॉजी को जोड़ा गया है, क्योंकि आप जानते हो कि आने वाला समय इंडिया जो है एक बायो केमिस्ट्री हब बनने वाला है, ठीक है ना। एक मतलब कहा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है एक हब है, बनता हुआ उभर रहा है, क्योंकि बहुत सारे नए नए खोज जो हैं बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में हो रहे हैं। तो इसमें सेल बायोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ताकि बच्चे सेल बायोलॉजी को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आगे चल के वो उनका जो स्कोप है इस फील्ड में ज़्यादातर उनको अपॉर्चुनिटियाँ जो हैं खुल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए रिसेंट एडवांटेज के एडवांसमेंट के लिए इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। 9th में वो बच्चे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन पार्ट को जो है 10वीं में था, अब ये 9वीं में ही ला दिया गया है, ताकि बच्चे अच्छे से इसको अच्छे से एलोबरेट कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और जो बात किया जाए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको हटा करके एसएसटी में से ज़्यादा जुड़ा था, इसलिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। इसको बायोलॉजी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये एसएसटी से ज़्यादा रिलेट करता था, तो इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है इसको, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं आगे चल के, और थोड़ा सा आपको समझाते हैं। गणित की बात करें तो गणित में आपको 12 चैप्टर्स की जगह पे अब 15 चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। आप ये सोचेंगे सर 12 चैप्टर पढ़ने में तो हमारी हालत खराब हो रही थी, अब तो 15 चैप्टर्स हो गए हैं सर, अब कैसे होगा हमसे। और बहुत सारा दिक्कत बच्चों के मन में मैथ को लेके डर बना ही रहता है, और 12 से 15 चैप्टर सोच करके आपको ऐसा लगेगा कि सर अब तो मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए
बस अब इसके आगे और मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तो मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, चैप्टर का बढ़ना आपको बर्डन नहीं देता है। आपके किसी भी चीज को, अगर कोई भी काम है, अगर मान लीजिए 50 किलो का अगर आपको काम दे दिया जाए एक बार में करने को, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वही 10-10 किलो के 5 काम दे दिए जाएं तो आप आसानी से कर पाओगे। तो यही चीज इस चैप्टर्स में किया गया है। जो भी आपका चैप्टर था, जो भी टॉपिक था, पोलोनिमियल, ठीक है ना, उसके बाद से और भी जो भी आपके हैं लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, इन सारे चैप्टर्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चैप्टर्स में बना दिया गया है। तो आपके काम को और ज़्यादा आसान कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आपका 12 से 15 चैप्टर हो गया तो आपके ऊपर लोड आएगा। नहीं, आपके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। 15 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी चैप्टर्स है उनकी संख्या बढ़ाने का मतलब सिलेबस को भारी करना नहीं होता है, बल्कि कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे और आसान हिस्सों में बांटना होता है। जैसे कि पोलोनियम्स को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब आप पोलोनियम्स को 2 पार्ट्स में पढ़ोगे। एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर जोड़ा गया है जो कि आप 10th में पढ़ते तो एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो है आप पहले 10वीं और 11वीं में आते थे, लेकिन अब इसको 9th क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे घबराने वाली भाई कोई बात नहीं है। एपी जीपी बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप शुरू करोगे पढ़ना तो आपको ईजी ही लगेगा। एक दो दिन आपको समझने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, आप ध्यान से चैप्टर्स को पढ़ोगे, कॉन्संट्रेट होके आप इसको समझोगे, तो बहुत आसानी से आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। लीनियर इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल्स, इसमें अब आप थोड़ा सा ग्राफ्स जोड़ दिया गया है। तो ग्राफ्स में आपको कुछ नहीं करना है, जो आप वैल्यू लेकर आते हो उसको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके दिखा देना है। कोई बहुत बड़ा आपको वो नहीं, काम नहीं जोड़ दिया गया है। ग्राफ्स पेपर में ग्राफ्स को आपको बनाकर दिखा देना है, जो कि आप 1 वेरिएबल वाले में भी करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। ठीक है, आइए और आगे अच्छे से समझते हैं। अंग्रेजी के विषय के बारे में देखें तो क्रिएटिव राइटिंग, यानी क्रिएटिव राइटिंग को ज़्यादातर वो करने के लिए बच्चों के अंदर वो मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है, बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ही वो सब चीज़ें अंग्रेजी में यानी इंग्लिश के लिटरेचर में जोड़ा गया है। परसुएसिव ऐसे का मतलब होता है कि किसी भी विषय पर सामने वाले को अपनी राय से सहमत करना। जैसे सोशल मीडिया के नुकसान डिबेट के लिए एक बेहतरीन टॉपिक है। जैसे आप किसी के सामने किसी भी टॉपिक के लिए दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करते हो, अपनी भाषा की शैली से, आप अपने लैंग्वेज से अगले इंसान को किस तरह से सेटिस्फाई करते हो, इस सब चीज़ों का जो डेवलपमेंट है बच्चों के अंदर होना आवश्यक है। इसी चीज़ पर ज़्यादातर फोकस किया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर राइटिंग जो है धीरे धीरे, क्योंकि वो आजकल देख रहे हैं कि शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है, तो बच्चों के अंदर वो मेंटेलिटी आ गई है। लिखने की आदत बच्चों के अंदर, इस समय के बच्चों के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। वो क्वेश्चन का आंसर लिखना ही छोड़ दिए हैं। वो अब चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे जिस तरह से शॉर्ट्स 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड के होते हैं, उस तरह के आंसर्स लिखने के लिए मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि आप देखते हो कि पहले आप सुनने में आता था ये रविंद्रनाथ टैगोर जैसे पोएट्स, ठीक है ना, गुलजार साहब हैं, ये सब चीज़ें, ये अमीर खुसरो साहब हैं, ये इनकी लिखावट आज तक और आगे 100 सालों तक लोग उनकी लिखावट पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों को हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं तैयार करेंगे, तो हो सकता है कि ये
जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, ये बिल्कुल ही समाज से कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद गायब से हो जाएंगे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च राइटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि किसी भी दिए गए विषय पर गहराई से रिसर्च करके तथ्यों के आधार पर लिखना ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि आप पुराने किसी राइटर्स की किताबें पढ़िएगा, उनके राइटिंग में जो गहराई, जो डेप्थ मिलता है, आज के राइटर्स में, राइटर्स की किताबों में वो उतना डेप्थ, इन डेप्थ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी धीरे धीरे सोसाइटी से मिसिंग हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को दोबारा से हम अपने उसमें लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, हम ये रिसर्च राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा एनसीईआरटी जो है अपने अंग्रेजी के सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर रही है। क्रिएटिव राइटिंग की सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि कहानी लिखना जिसमें उचित डायलॉग्स हो, ठीक है ना, टाइटल हो उसका और क्लाइमेक्स हो, इसका स्ट्रक्चर बच्चों को आना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को अपने अंतरात्मा से वो कर सके, अंतरात्मा से के अंदर से उसको खींच कर बाहर ला सके। ठीक है, एनालिटिकल लिटरेचर के बारे में उसको बताया, वो किया जाए, केवल कहानियाँ पढ़ना ही नहीं हो, उन बच्चों जो पढ़ रहे हैं कि केवल एक कहानी की तरह कहानी को पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उसको एक लिटरेचर और विश्लेषण करके उसका मुख्य संदेश समझना और उसके उसके मुख्य संदेश को एक पैराग्राफ में लिखना की जो शैली है, वो जो चीज़ें हैं, मेथड है, जो प्रोसीजर है, उसमें उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट बच्चों के अंदर करने के लिए ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में ये बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है। ठीक है, बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे समझते हैं कि कौन से विषय की बात करें, किस एसएसटी के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है एसएसटी में, क्योंकि जो कोर हम पुरानी किताबों में दुनिया भर का इतिहास भरा था, जो कि एक बच्चों के लिए एक सिरदर्द भी बनता है कि हम सेंट्रल एशिया का वो पढ़ें, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का पढ़ें, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ें, दुनिया भर की सब जो है इतिहास भर भर के भरा हुआ था। तो ये सब हमारे लिए, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए या भारत के इतिहास के लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इसीलिए इसका एकमात्र लक्ष्य है कि हर चीज़ को इंडिया सेंट्रिक बनाया जा सके, इंडिया के दृष्टिकोण से पढ़ाया जा सके। पुराने में लगभग 20 चैप्टर्स थे जो कि बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। तो अब क्या किया गया है, अब इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया गया है, जिसमें पार्ट 2 में 16 यूनिट्स में शानदार ढंग से व्यवस्थित किया गया है। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की सीमाएं को तोड़कर उन्हें एक कहानी की तरह बनाया गया है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। तो पार्ट वन में क्या है, पृथ्वी का निर्माण और उसके बाद प्राचीन भारत, जो कि 9 यूनिट्स में है। ठीक है ना, 9 यूनिट्स में है, जिसमें पॉइंट 1 में एसएसटी का आपको महत्व समझाया जाएगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान है क्या है और इसका भविष्य क्या है, आपके आप पढ़ाई करके इसके इस सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आपका क्या भविष्य होने वाला है। दूसरा, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भूकंप, लैंडस्लाइड्स, टेक्टोनिक्स प्लेट्स और भारत की मानसून की कार्यप्रणाली को समझेंगे, न कि विश्व के मानसून की कार्यप्रणाली को। ठीक है ना, मानव सभ्यता, जैसे कि हमारे यहाँ की हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें वो अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा, चौथा पॉइंट है आपका इकोनॉमिक्स का, राज्य और समाज को समझना, जिसमें वैदिक काल, ठीक है ना, वैदिक एज का समाज, व्यापारिक मार्ग और भारतीय लोकतंत्र की प्राचीन जो जड़ें हैं उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझेंगे, महासागर और फाइनेंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मूल तत्वों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय में स्टॉक मार्केट हो, चाहे एसआईपी हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, इन सब चीज़ों के बारे में आज के बच्चों को ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में वो
खुद से स्टॉक मार्केट के बारे में जान सके, समझ सकें, इन्वेस्ट अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकें, एसेट्स क्रिएट्स कर सकें, अच्छे एसेट्स, रिटर्न वाले एसेट्स क्रिएट्स कर सकें, ठीक है ना। उन्हें पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है, ये जो कि 11वीं और 12वीं क्लास के लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर था, लेकिन अब इसे 9वीं क्लास में इम्प्लीमेंट किया गया है। महासागर जो भी ओशियंस हैं और उनसे जो भी हमारे राज्य में आपदा प्रबंधन होता है, जैसे कि फ्लड आ गया या किसी तरह का महामारी आ गया, तो इन सब से कैसे निपटा जाए, समुद्री जीवन के बारे में, नेविगेशन के बारे में, सुनामी और चक्रवात के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और फाइनेंस और बिजनेस में आप लोग समझोगे कि स्मार्ट वे टू मैनेज फाइनेंस, किस तरह से आप अपने पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अपने पैसे को किस तरह कहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इन सब चीज़ों को कम उम्र में ही बिजनेस और फाइनेंस और बाजार की समझ देना ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एसएसटी के पार्ट 2 में पढ़ोगे। तो इनके बदलाव के पीछे असली पैटर्न क्या है तो समझ लीजिएगा। द शिफ्ट डाउनवर्ड क्या किया गया है, क्योंकि 11वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो प्रमुख कॉन्सेप्ट है एपीजीपी, आयोनिक कंपाउंड, डिमांड एंड सप्लाई, अर्थ रेडिएशन, इसको 9th में लाया गया है ताकि बेस मजबूत हो सके बच्चों का। जो बुनियादी चैप्टर्स थे जो कि आप 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से हटा गया जो कि समय की बर्बादी को दर्शा रहा था। प्रैक्टिकल इरा का जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है, जिसमें अब थ्योरी आप नहीं पढ़ोगे बल्कि फाइनेंस, रिसर्च, राइटिंग और ये सब जो है दैनिक जीवन के विज्ञान पर केंद्रित जो सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये सब चीज़ें आप इस सिलेबस में कवर करने वाले हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं, ठीक है ना, इस बार के जो वो हैं वो एकदम कमर कस लें, क्योंकि बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। इस साल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस भी बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। कमर कस लीजिए। हर एक जो आपका सब्जेक्ट है वो इतना बेहतरीन होने वाला है, इतना बेस्ट होने वाला है कि आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से तैयार हो जाइए। 1 अप्रैल से आपका जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है उससे पहले सारी किताबें आप परचेस कर दीजिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप 1 तारीख से फुल प्रूफ तैयारी के साथ अपने मिशन क्लास 9th को की शुरुआत कर सकें, ठीक है। तो मेरे लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक क्लास 9th के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।